नमस्कार दोस्तों, यह आरबीएससी की बुक है। आरबीएससी की बुक है, ठीक है ना। आरबीएससी आरबीएससी की बुक है, कक्षा 12 की मनोविज्ञान की, और पहला पार्ट चल रहा है और इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए, हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य को समझ कर याद करते चलते हैं। और यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे परीक्षा की दृष्टि से उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि व्यक्ति की बुद्धिलब्धि उसकी सफलताओं और उपलब्धियों का आधार होती है। जैसे जितनी अधिक बुद्धिलब्धि उतनी ही अधिक उपलब्धियाँ। पर वर्तमान में हुए आधुनिक शोधों से यह साबित हो गया कि व्यक्ति के जीवन की सफलताओं केवल 20% कारण बुद्धिलब्धि है, बाकी 80% कारण सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। ठीक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सेलोवी और मेयर 1990 ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया। किसने किया? सेलोवी और मेयर। सेलोवी मेयर कहाँ के थे? अमेरिकी वैज्ञानिक। कब किया था प्रतिपादन? 1990 में। किस पे किया था? सांवेगिक बुद्धि। इसका तात्पर्य जीवन के सांवेगिक पहलू से संबंधित क्षमताओं के एकीकरण से होता है। सांवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार माना गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं निम्नलिखित है। मेयर और सेलोवी 1977 के अनुसार संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेग के प्रति पहुंच बनाने एवं उसे उत्पन्न करने की क्षमता, ताकि चिंतन में मदद हो सके। संवेग एक संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सकता है तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके, ताकि सांवेगिक एवं बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। ये किसका कथन है? मेयर और सेलोवी 1977। दोबारा देखते हैं। संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेग के प्रति पहुंच बनाने एवं उससे उत्पन्न करने की क्षमता, ताकि चिंतन में मदद हो सके। संवेग एक संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके, ताकि सांवेगिक एवं बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। रूटजर्स विश्वविद्यालय, रूटजर्स यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, रूटजर्स यूनिवर्सिटी का कथन है, नहीं, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के संस्थापक चेयरमैन गोल्डमैन। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस के संस्थापक चेयरमैन कौन है? गोल्डमैन ने सामूहिक बुद्धि के बारे में बताया कि यह अपने एवं दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेत करने एवं अपने और अपने संबंधों में संवेग को प्रवर्धित करने की क्षमता है। सामूहिक बुद्धि या बुद्धिलब्धि द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक वृद्धि या बुद्धिलब्धि द्वारा मापे जाने वाले पूर्णतः संज्ञानात्मक क्षमताओं से भिन्न परंतु उसके पूरक होते हैं। बारोन ने संवेगात्मक बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया। बारोन ने संवेगात्मक बुद्धि द्वारा वह क्षमता परिवर्तित होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है और जो व्यक्ति की जिंदगी में, जिसमें पेशेवर तथा व्यक्तिगत व्यवसाय भी सम्मिलित है, सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। बारोन, रूटजर्स विश्वविद्यालय, संस्थापक चेयरमैन गोल्डमैन। बारोन उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए सांवेगिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि
इसकी मदद से व्यक्ति अपने भावों को प्रबंधित करता है, अन्य व्यक्तियों के भावों में विभेदन कर पाता है, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित करता है, दूसरों के संवेगों से तर्कना व प्रबंधन करता है, व्यक्तियों को सफलता दिलाने में अधिक महत्वपूर्ण होता है आदि। उपयुक्त सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि सामूहिक बुद्धि का स्वरूप काफ़ी जटिल है, जिसमें कई तरह के तथ्यों का समावेश होता है। गोलमैन का सिद्धांत। सलोवी और मेयर 1970। ने सामूहिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया। सामूहिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? सेलोवी और मेयर। कब? 1970। जिसकी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या गोलमैन। सेलोवी मेयर 1970 और वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या गोलमैन 1998 अपनी बहुचर्चित पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई एट कैन मैटर मोर देन IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ में थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि जिंदगी की सफलताओं का केवल 20% बुद्धि लब्धि के कारण होता है, बाकी 80% सफलता सामूहिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण होती है। गोलमैन की सामूहिक बुद्धि की परिभाषा के अनुसार यह वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों और स्वयं के भावों को पहचानता है, अपने आप को अभिप्रेरित करता है एवं अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित कर पाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सामूहिक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि से मापी गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सामूहिक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि से मापी गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है, पर वे उसके विरोधी न होकर पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। इस सिद्धांत में गोलमैन ने सामूहिक क्षमता इमोशनल कॉम्पिटिटिव्स के सेट के बारे में भी बताया है, जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है, जो कि 4 समूहों में विभाजित है। सामूहिक क्षमताओं 4 समूह में विभाजित किया है। बताइए गोलमैन ने सामूहिक क्षमताओं को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 समूहों में। आत्म अवगतता सेल्फ अवेयरनेस, अपने संभवों इमोशनल शक्तियों स्ट्रेंथ और कमजोरियों वीकनेस को समझने की क्षमता। आत्म प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट, अपने अभिप्रेरकों मोटिव्स को प्रबंधित करने और व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता। ठीक, सेल्फ मैनेजमेंट। आत्म प्रबंधन सामाजिक चेतना सोशल अवेयरनेस, दूसरों के कार्य अनुभव उनके कारणों को समझने की क्षमता। सामाजिक कौशल सोशल स्किल, स्वयं के व्यवहार से दूसरों से वांछित परिणाम प्राप्त करने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता। गोलमैन अनुसार जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफल होने के लिए सामूहिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसी कारण गोलमैन ने अपने मॉडल को निष्पादन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस कहा है। गोलमैन ने अपने मॉडल को क्या कहा है? निष्पादन का सिद्धांत। बताइए निष्पादन का सिद्धांत किसने दिया है? पीटर सोलोवे या फिर गोलमैन? गोलमैन। थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस कहा है। बुद्धिमापन, जब एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है निष्पादन का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने। चार समूह संवेगात्मक बुद्धि को किसने बांटा? गोलमैन ने। ठीक, आत्मगत सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल। इंग्लिश उल्टा बढ़िया समझ में आती है। और गोलमैन का सिद्धांत सेलोवी और मेयर ने दिया था सबसे पहले 1970 में प्रतिपादन किया, जिसकी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या गोलमैन ने 1998 में। पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंट वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ठीक,
बारॉन की परिभाषा है ये, और ये गोलमैन की है। गोलमैन किसके संस्थापक चेयरमैन थे? कंसोर्टियम फॉर रिसर्च और इमोशनल इंटेलिजेंस, रूटगर्स विश्वविद्यालय, अमेरिका के थे। ठीक। बुद्धि मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जैनसन के अनुसार बुद्धि बिजली के समान है। किसका कथन है? जैनसन। जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। बुद्धि परीक्षण द्वारा ही बुद्धि को मापा जाता है। 1905 में विनय यानी कि विनय और साइमन ने मिलकर अपना बुद्धि परीक्षण बनाया 1905 में, जो कि वर्तमान वर्षों में मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय हुआ, और टर्मैन ने 1916 में इसका महत्वपूर्ण शोधन किया। इसमें बुद्धि मापने का सूचक बुद्धि लब्धि को माना। इसके बाद बुद्धि मापने के क्षेत्र में मैक्सवेलर, वेक्सलर, अर्थर, कैटल, रेवेन, गुडेनफ, कोफमैन आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब सबसे पहले विनय और साइमन पहला बुद्धि परीक्षण बनाया 1905 में, फिर 1916 में टर्मन ने महत्वपूर्ण शोधन किया। इसके बाद वेक्सलर, अर्थर, कैटल, रेवेन, गुडेनफ, कॉफमैन आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से बुद्धि मापन से संबंधित नहीं है, यहाँ पर संबंधित है। गुडेनफ ये तो याद है ना, और कैटल है लेकिन ये नहीं है। अर्थर, वेक्सलर, कॉफमैन और रेवेन। सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महसूस हुई, जिसके कारण अमेरिकी सेना पर मशहूर बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण व आर्मी बीटा परीक्षण किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण को शाब्दिक बुद्धि है ना, आर्मी अल्फा को, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण को क्रियात्मक एवं आभासीय परीक्षण के लिए बनाया गया। आर्मी बीटा परीक्षण किस लिए बनाया गया था? आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक बुद्धि, अल्फा शाब्दिक बुद्धि और बीटा क्रियात्मक व आभासीय परीक्षण के लिए। दोबारा से देखते हैं। सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महसूस हुई, जिसके कारण अमेरिकी सेना पर मशहूर बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण एवं आर्मी बीटा परीक्षण। जब आर्मी अल्फा परीक्षण को शाब्दिक बुद्धि आर्मी अल्फा, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण को क्रियात्मक या आभासी परीक्षण के लिए बनाया गया। बताइए, आर्मी अल्फा परीक्षण को बनाया गया था शाब्दिक बुद्धि, जबकि आर्मी बीटा क्रियात्मक आभासी परीक्षण के लिए। तत्पश्चात इन दोनों परीक्षणों को साथ में लाकर आर्म फोर्सेज क्वालिफिकेशन टेस्ट तथा आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड वेटी जैसे परीक्षणों को बनाया गया। आर्म्ड फोर्सेज क्वालिफिकेशन टेस्ट एक तो ये हो गया, तथा आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड वेटी जैसे परीक्षणों को बनाया गया। इन सभी बातों से यह ज्ञात होता है कि अलग अलग बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि को मापा जाता है, जिनमें कुछ परीक्षणों का स्वरूप शाब्दिक होता है
अर्थात जिनके एकांशों निर्देशों में लिखित भाषा प्रयोग होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लिखित भाषा प्रयोग नहीं किया। इसमें दिए गए वस्तुओं को परिचालित करते कुछ विशेष डिजाइन बनाता है, जिसके आधार पर उसकी बुद्धि का मापन होता है। बुद्धि मापन में अधिकतर उपयोग किए जाने वाले कुल परीक्षण निम्नलिखित है। विनय परीक्षण, बेसलर मापनी, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, गुड एनफ ड्रामैन परीक्षण, पी-बॉडी चित्र शब्दावली परीक्षण, केटर संस्कृति मुक्त परीक्षण, बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। जब विनय परीक्षण है, ठीक, बेसलर मापनी है ना, फिर रेवेन प्रोग्रेसिव विनय परीक्षण, बेसलर मापनी, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, गुड एनफ ड्रामैन परीक्षण, पी-बॉडी चित्र शब्दावली परीक्षण, केटर संस्कृति मुक्त परीक्षण, बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि मापन का परीक्षण नहीं है। यहाँ पर है विनय परीक्षण, बेसलर मापनी, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, रेवेन जैसे ये है, रेवेन ये पता नहीं है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, गुड एनफ ड्रामैन परीक्षण, पी-बॉडी चित्र शब्दावली परीक्षण, पी-बॉडी, केटर संस्कृति मुक्त परीक्षण, बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। आगे चलते हैं। अब आ रहा है भाई साहब अभिक्षमता, ठीक, यानी कि एप्टीट्यूड अभिक्षमता, और एटीट्यूड अभिवृत्ति, यानी एटीट्यूड को अपन बोलते हैं अभिवृत्ति, ठीक, अभिवृद्धि नहीं होती है, अभिवृद्धि तो होती है ग्रोथ, ठीक। एप्टीट्यूड तो ये हो गया, और एटीट्यूड अभिवृत्ति। अभिक्षमता मानव सत्ता का एक प्रमुख अंश है। अभिक्षमता किसी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को अभिक्षमता कहा जाता है। फ्रीमैन ने अभिक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि गुणों या विशेषज्ञों के एक ऐसे सहयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित क्षमता का पता चलता है। ये किसका कथन है? फ्रीमैन का। गुणों या विशेषज्ञों के एक ऐसे संयोग से होता है जिसमें विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित क्षमता का पता चलता है, ठीक। फिर है टुकमैन ने अभिक्षमता की परिभाषा में बताई कि क्षमताओं या अन्य गुणों के ऐसे सहयोग को जो चाहे जन्मजात हो या अर्जित ज्ञान हो, या जिससे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने या किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता का पता चलता हो, अभिक्षमता कहा जाता है। अच्छा, दो कथन है इसमें, एक तो फ्रीमैन का है, गुणों या विशेषज्ञों के एक ऐसे सहयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित क्षमता का पता चलता है। फिर टुकमैन का है, टुकमैन अभिक्षमता की परिभाषा में बताइए क्षमताओं या अन्य गुणों के ऐसे सहयोग को जो चाहे जन्मजात हो या अर्जित ज्ञान हो, या जिससे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने या किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता को पता चलता हो, अभिक्षमता कहा जाता है। टुकमैन की बढ़िया है उल्टी, टुकमैन संबंधित है अभिक्षमता से। किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता ज्ञात करने में व्यक्ति में अभिक्षमता उत्पन्न होती है। किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता ज्ञात करने से व्यक्ति में अभिक्षमता उत्पन्न होती है। अंतः शक्ति जो अभिक्षमता में पाई जाती है वह जन्मजात भी हो सकती है या अर्जित भी हो सकती है। अभिक्षमता वह गुण है जिसके माध्यम से भविष्य में व्यक्ति के निष्पादन का ज्ञान या मूल्यांकन किया जा सकता है।
मनोवैज्ञानिकों ने अभिक्षमता को मापने हेतु कुछ परीक्षण निर्मित किए जिन्हें अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को मापने के लिए बनाया जाता है। यह उपलब्धि परीक्षण से अलग होता है क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में व्यक्ति की विशिष्टता और निपुणता के क्षेत्र का पता प्रशिक्षण दिए जाने के बाद लगाया जाता है, जबकि अभिक्षमता परीक्षण प्रशिक्षण के पहले की स्थिति पर प्रकाश डालता है। किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के निष्पादन के बारे में पूर्व कथन करने वाले संज्ञानात्मक परीक्षण को ही अभिवृत्ति परीक्षण कहा जाता है। कई परीक्षण हैं जो पूर्ण कथन का कार्य तो करते हैं पर संज्ञानात्मक कौशल को नहीं मापते। कई परीक्षण हैं जो पूर्व कथन का कार्य तो करते हैं पर संज्ञानात्मक कौशल को नहीं मापते। वे अभिक्षमता परीक्षण नहीं कहलाते। वे जो संज्ञानात्मक कौशल को नहीं मापते हैं जो। और सही है, अगर संज्ञानात्मक कौशल कोई नहीं मापेगा तो फिर पूर्ण कथन का मतलब क्या है? पूर्ण कथन मतलब भविष्यवाणी। संज्ञानात्मक कौशलों को मापने हेतु कुछ परीक्षण किए गए हैं, जैसे स्टैफोर्ड बिने बुद्धि मापनी, एक तो ये हो गया। एक है WAIS, ये क्वेश्चन आया था। संज्ञानात्मक कौशलों के मापने हेतु कुछ परीक्षण दिए गए हैं। क्वेश्चन आया था, बताइए निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक कौशलों के मापनी हेतु नहीं है। यहाँ पर है कुछ ऐसे था। स्टैफोर्ड बिने बुद्धि मापनी, एक ही है। WAIS, WISC, WPPSI आदि। यदि इन परीक्षणों को व्यक्ति की क्षमता के पूर्ण कथन करने हेतु काम में लिया जाए तो इन्हें सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माना जाएगा, परंतु इन परीक्षणों के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के निष्पादन के बारे में पूर्ण कथन किया जाए तो इसे विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण कहा जाता है। यदि इन परीक्षणों को व्यक्ति की क्षमता के पूर्ण कथन करने हेतु काम में लिया जाए तो इन्हें सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माना जाएगा, परंतु इन परीक्षणों के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के निष्पादन के बारे में पूर्ण कथन किया जाए तो इसे विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण कहा जाता है। यदि इन परीक्षणों को व्यक्ति की क्षमता के पूर्ण कथन करने हेतु काम में लिया जाए तो इन्हें सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माना जाएगा, परंतु इन परीक्षणों के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में ही व्यक्ति के निष्पादन के बारे में पूर्ण कथन किया जाए तो इसे विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण कहा जाता है। WAIS, WISC, SC, WPPSI बुद्धि मापनी। अभिक्षमता का मापन, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। कई तरह के अभिक्षमता परीक्षणों द्वारा अभिक्षमता का मापन किया जाता है, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो है बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला, मल्टी एप्टीट्यूड वेटरीज परीक्षण माला। तो इसका मतलब माला का मतलब वेटरीज है। बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला, ठीक। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण माला, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। बहु अभिक्षमता परीक्षण माला, मल्टी एप्टीट्यूड वेटरीज, जिन परीक्षणों के द्वारा एक साथ कई क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमताओं को मापा जा सकता है उन परीक्षणों को बहु अभिक्षमता परीक्षण माला कहते हैं। कुछ बहु अभिक्षमता परीक्षण माला निम्नलिखित है। अब आ रहा है भाई साहब, है ना, A और B। जब A आ रहा है बहु अभिक्षमता परीक्षण माला। पहला है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ DAT, यानी कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये नाम है DAT का। विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, विभेदी डिफरेंशियल, ठीक। DAT नियोजन परीक्षण,
एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग कार्य में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। बिनेट, सीशोर और बेसमैन। बिनेट, सीशोर और बेसमैन 1947 ने सबसे पहले इसका निर्माण किया। ठीक है भाई, डेट की बात है। डेट का पूरा नाम है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट 1947। इसके पश्चात इसके कई संशोधन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें कुल 8 उप परीक्षण यानी सब टेस्ट हैं, जो शाब्दिक तर्कणा, वर्बल रीजनिंग, संख्यात्मक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अमूर्त तर्कणा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त तर्कणा, फिर यांत्रिक तर्कणा, मैकेनिकल रीजनिंग, लिपि गति एवं परिशुद्धता क्षमता, क्लिकर स्पीड एंड एक्यूरेसी एबिलिटी, इत्यादि संबंध यानी स्पेस रिलेशन और हिज्जे एवं भाषा उपयोग क्षमता, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी एबिलिटी का मापन करता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक की परामर्श सहायता हेतु 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों पर इस परीक्षण माला का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 घंटे का समय इसके लिए क्रियान्वित लगता है। इस परीक्षण की व्याख्या उसके प्राप्तांकों को सत्यात्मक मानक यानी परसेंटाइल नॉर्मल में बदलकर की जाती है। 8 उप प्राप्तांकों के अलावा एक नवम उप प्राप्तांक यानी 19 स्कोर को शाब्दिक तर्कणा, वर्बल रीजनिंग और संज्ञानात्मक क्षमता न्यूमेरिकल एबिलिटी को जोड़कर तैयार किया जाता है, जिसे सामान्य शैक्षिक अभिधान जनरल स्कूल एप्टीट्यूड को मापा जाता है। प्रोफेसर जे.एम. झा भारतीय मनोवैज्ञानिक ने डीएटी का अनुकूलन हिंदी भाषा में किया। प्रोफेसर जे.एम. ओझा भारतीय मनोवैज्ञानिक ने डीएटी, यार समझ में को है यार। इसके कुल 8 उप परीक्षण है। शाब्दिक तर्कणा, संख्यात्मक क्षमता, अमूर्त तर्कणा, यांत्रिक तर्कणा, लिपि की गति एवं परिशुद्धता क्षमता, स्थानीय संबंध, हिज्जे एवं भाषा उपयोग क्षमता मापन करता है। शैक्षिक में व्यावसायिक परामर्श सहायता हेतु 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों पर इस परीक्षण माला का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 घंटे का समय इसके क्रियान्वयन हेतु लगता है। इस परीक्षण की व्याख्या उसके प्राप्तांकों और सत्यात्मक मानक में बदल कर की जाती है। 8 उप प्राप्तों के अलावा एक नवम उप प्राप्त यानी 90 शाब्दिक तर्कणा संज्ञानात्मक क्षमता को जोड़कर तैयार किया जाता है, जिससे सामान्य शैक्षिक अभिक्षमता मापा जाता है। प्रोफेसर जे.एम. ओझा भारतीय मनोवैज्ञानिक थे। टेट का अनुकूलन हिंदी भाषा में किया। जे.एम. ओझा। अब है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी ऑफ जीएटीवी 1962 में अमेरिकन नियोजन सेवा अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने इस परीक्षण को बनाया ताकि इसका उपयोग सैन्य सेवाओं आर्म्ड सर्विस में किया जा सके। इस परीक्षण माला में 9 कारकों को मापने के लिए 12 उप परीक्षण सब टेस्ट हैं। 9 कारकों को मापने के लिए 12 उप परीक्षण सब टेस्ट हैं। ये 12 विभिन्न कारक इस प्रकार हैं। 9 कारकों को मापने के लिए 12। एक है बुद्धि या सामान्य मानसिक क्षमता, इंटेलिजेंस और जनरल मेंटल एबिलिटी, एक ये हो गया। संख्यात्मक अभिक्षमता, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड शाब्दिक अभिक्षमता, वर्बल एप्टीट्यूड भी है ना, और स्थानिक अभिक्षमता स्पेशल एप्टीट्यूड एस, आकार प्रत्यक्षण फॉर्म परफेक्शन पी, लिपीय प्रत्यक्षण क्लरिकल परफेक्शन क्यू, पेशीय समन्वय मोटर कोऑर्डिनेशनल पेशी समन्वय के अंगुली दक्षता फिंगर डिस्टेंसी एफ, हस्तचालित दक्षता मैनुअल डिस्टेंसी एम विकसित किए गए। 12 परीक्षण 9 अभिवृत्तियों का मापन करते हैं। 12 परीक्षण 9 अभिवृत्तियों का मापन करते हैं, जिसमें 8 शाब्दिक है और 4 अशाब्दिक है। 12 परीक्षण 9 अभिवृत्ति मापन जिसमें 8 शाब्दिक।
दोबारा से देखते हैं। विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ DAT, नियोजन परीक्षण, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, कार्य में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। बिनेट, सिसोर और बेसमैन 1947 ने सबसे पहले इसका निर्माण किया और इसके पश्चात इसके कई संशोधित संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें कुल 8 उप परीक्षण सब टेस्ट हैं, जो शाब्दिक तर्कणा, वर्बल रीजनिंग, संख्यात्मक क्षमता, अमूर्त तर्कणा, यांत्रिक तर्कणा, लिपीय गति, परिशुद्धता क्षमता, स्थानीय संबंध और हिज्जे एवं भाषा उपयोग क्षमता, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी एबिलिटी का मापन करता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श सहायता हेतु 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों पर इस परीक्षण माला का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 घंटे का समय इसके क्रियान्वयन हेतु लगता है। इस परीक्षण की व्याख्या उसके प्राप्तांकों के शततम मानक परसेंटली नॉर्म से बदल कर की जाती है। 8 उपप्राप्तांकों के अलावा एक नवम उपप्राप्तांक 19 सब्सक्राइबर को शाब्दिक तर्कणा, वर्बल रीजनिंग और संज्ञानात्मक क्षमता एबिलिटी जोड़कर तैयार किया जाता है। न्यूमेरिकल, जिससे सामान्य शैक्षिक अभिक्षमता जनरल स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड को मापा जाता है। प्रोफेसर JM ओझा, भारतीय मनोविज्ञान ने DAT का अनुकूलन हिंदी भाषा में किया। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वैरायटी ऑफ GATP 1962 में अमेरिकन नियोजन सेवा, अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने इस परीक्षण को बनाया ताकि इसका उपयोग सैन्य सेवाओं आर्म सर्विस में किया जा सके। इस परीक्षण माला में 9 कारकों को मापने के लिए 12 परीक्षण थे। वे 12 विभिन्न कारक इस प्रकार है: बुद्धि का सामान्य मानसिक क्षमता, इंटेलिजेंस और जनरल मेंटल एबिलिटी, संख्यात्मक अभिक्षमता, शाब्दिक अभिक्षमता, स्थानीय अभिक्षमता, आकार प्रत्यक्षण, लिपीय प्रत्यक्षण, पेशीय समन्वय, अंगुली दक्षता और हस्तचालित दक्षता विकसित किए गए। 12 परीक्षण 9 अभिवृत्तियों का मापन करते हैं, जिसमें 8 शाब्दिक है और 4 अशाब्दिक है, जिसमें F और M को मापा जाता है। इसके लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। कुछ परीक्षण विकल्प प्रारूप में उपलब्ध हैं जो GQ तक मापन करते हैं। नियोजन सेवाओं एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में GATP का उपयोग होता है। GATP सभी परीक्षणों में गति, स्पीड पर अधिक बल और कुछ महत्वपूर्ण अभिवृत्तियों जैसे यांत्रिक तर्कणा का सम्मिलित न होना इस परीक्षण की कुछ प्रमुख परिसीमाएं हैं। सभी परीक्षणों गति, स्पीड पर अधिक बल और कुछ महत्वपूर्ण अभिवृत्तियों जैसे कि यांत्रिक तर्कणा, मैकेनिकल रीजनिंग का सम्मिलित न होना इस परीक्षण की कुछ प्रमुख परिसीमाएं हैं। फ्लैनेगल अभिक्षमता परीक्षण, फ्लैनेगल एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ FACT, GATP और DAT। यह वह महत्वपूर्ण परीक्षण माला है जिससे व्यवहारिक परामर्श, वर्चुअल काउंसलिंग और कर्मचारी चयन हेतु उपयोग किया जाता है। फ्लैगलैंड ने इस परीक्षण माला को निर्मित किया जो 21 व्यावसायिक अभिवृत्ति वोकेशनल एप्टीट्यूड को मापती है, जिसमें शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट 19 व्यावसायिक अभिक्षमताओं को मापने हेतु और क्रियात्मक परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट शेष 2 अभिक्षमता को मापने हेतु बनाए गए हैं। इस परीक्षण क्रियान्वयन हेतु समय में माला को 3 भागों में बांटा गया, जिसे पूरा करने में करीब 10 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जो विशिष्ट अभिक्षमता को मापने के लिए प्रयोग होता है। व्यक्ति के भीतर किसी विशेष तरह की क्षमता होती है, उसे विशिष्ट अभिक्षमता कहा जाता है। इस अभिक्षमता को मापने हेतु परीक्षणों को वर्गीकृत किया गया है। लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण, यह अभिक्षमता परीक्षण किसी व्यक्ति की लिपिकीय अभिक्षमता जैसे किसी कार्य को तेजी से सही पूर्ण करने की क्षमता को मापता है। इस परीक्षण का मुख्य उदाहरण मिनेसोटा लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण है। इसे 2 भागों में बांटा गया है: संख्या तुलना, जिसमें 2 लंबी संख्याओं की तुलना की जाती है, एवं नाम तुलना, जिसमें 2 नामों की तुलना की जाती है। इस तुलना के पश्चात व्यक्ति यह बताता है कि ये भिन्न है या एक, और इन सभी को उत्तर एक समय सीमा के भीतर देना
होता है। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। यांत्रिक अभिक्षमता को मापने हेतु इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यांत्रिक अभिक्षमता प्रत्येक पहलू को मापने हेतु अलग अलग परीक्षणों को बनाया गया है, जो निम्नलिखित है। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, सूचना परीक्षण, इंफॉर्मेशन टेस्ट, यांत्रिक तर्कणा परीक्षण, मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट, दक्षता परीक्षण, डिस्टिंग टेस्ट, स्थानीय संबंध परीक्षण, स्पेशल रिलेशनशिप टेस्ट। संगीतज्ञ एवं कलात्मक अभिक्षमता परीक्षण, म्यूजिकल आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। व्यक्ति के संगीतज्ञ अभिक्षमता को मापने हेतु संगीतज्ञ अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मशहूर संगीतज्ञ परीक्षण का उदाहरण सिसोर मेजर्स ऑफ म्यूजिकल टैलेंट है, जिसका निर्माण सिसोर ने किया। व्यक्ति इस परीक्षण के अंतर्गत श्रवण विभेदन के 6 पहलुओं का ध्वनि लेख रिकॉर्ड सुनता है, उनमें विभेद करता है। तारतम्य, प्रबलता, समय, ध्वनि लय और ध्वनि स्मृति उसके 6 पहलू हैं। विंग्स ने इंग्लैंड में निर्मित विंग्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस का निर्माण किया, जो दूसरा प्रमुख संगीत परीक्षण माना जाता है। इसके साथ उपपरीक्षण कुछ इस प्रकार हैं। कॉर्ड विश्लेषण, तारतम्य विभेदन, तारतम्य की समृद्धि, स्वर संगीत, तीव्रता, लय, फ्रेजिंग। कलात्मक अभिक्षमताओं को मापने के लिए कलात्मक अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग होता है, जिसके 2 प्रकार हैं। सौंदर्य संवेदी निर्णय, सौंदर्य संवेदी उत्पादन। मियर आर्ट निर्णय परीक्षण, सौंदर्य संवेदी निर्णय को मापने के लिए सबसे उत्तम परीक्षण माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को काले और उजले प्लेट के 100 युग्म देकर इन दोनों युग्मों की अंतर समझा दिया जाता है। व्यक्ति दोनों में से एक को पसंद कर अपना निर्णय देता है। उसकी पसंद के आधार पर कलात्मक अभिक्षमता को मापा जाता है। आहन आर्ट अभिक्षमता आविष्कारिका, सौंदर्य संवेदी उत्पादन को मापने के लिए बनाया गया, जिसके 2 भाग है, स्क्रिबल डूडल भाग और प्रतिभा वाली भाग। पहले भाग में व्यक्ति को 20 अलग अलग परिचय वस्तुओं 3 से 10 सेकंड में रेखांकित करना होता है। दूसरे भाग में 12 आयत होते हैं, जिसमें कई रेखाएं होती है, जिसकी मदद से व्यक्ति की प्रतिनिधि तस्वीर बनानी होती है। अभिक्षमता को मापने के लिए ऐसे कई सारे परीक्षण उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण बुद्धि का तात्पर्य किसी व्यक्ति को अपने परिवेश को समझने की क्षमता, विवेक से चिंतन करने से है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने से है। बुद्धि की मात्रात्मक रूप से बुद्धि लब्धि के आधार पर मापा जा सकता है। बुद्धि के मापन हेतु अनेक शाब्दिक व निष्पादन परीक्षण उपलब्ध है। बुद्धि को विभिन्न सिद्धांतों, जिसमें स्पीरमैन, गिलफोर्ड, केटल, ग्राडन के सिद्धांत से समझा जा सकता है। सामूहिक बुद्धि अपनी तथा दूसरों की भावना को जानने तथा नियंत्रण करने, स्वयं को प्रेरित करने और अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने तथा अंत्य व्यक्ति समूहों को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने की योग्यता सम्मिलित होती है। अभ्यास प्रश्न, एक बालक की दैनिक आयु 10 वर्ष है तथा मासिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। आंसर है क्या इसमें? है 120। इस प्रमेय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो में वे 2। कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, विषय वस्तु, लाभ नहीं है। 3 में वे नहीं, लाभ नहीं है। संक्रिया है, विषय वस्तु, उत्पादन है, लाभ नहीं है। किस मनोवैज्ञानिकों ने सामूहिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? पीटर सोलोवी एवं मेयर। 4 में है सोलोवी एवं मेयर। DAT में किसका मापन होता है? बुद्धि का। 5 में अभिक्षमता का। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। सामूहिक बुद्धि को परिभाषित कीजिए। अभिक्षमता को परिभाषित कीजिए। बुद्धि मापन हेतु किन्हीं 4 परीक्षणों के नाम लिखिए। बुद्धि की प्रकृति बताते हुए बुद्धिमान व्यक्तियों के गुणों को लिखिए। बुद्धि के आकलन पर टिप्पणी लिखिए। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामूहिक बुद्धि के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय इसकी महत्ता को रेखांकित कीजिए। अभिक्षमता मापन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।